नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ज्वार भाटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ज्वार भाटा। पृथ्वी के घूर्णन गति से जो भी सागरीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, चार प्रकार की तरंगे हैं, वो लहरें कह दें, चाहे वो महासागरीय गति कह दें, या इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कह दें तो वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्यों महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, एक महासागर है, महासागर में ये जो ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो उच्चतम ज्वार और निम्नतम भाटा का जो औसत बिंदु है, जरूरी नहीं कि ये तल हमें दिखाई दे। ये जो दिखाई दे रहा है सागर का तटवर्ती भाग, जहां पर हमें जल स्तर दिखाई दे रहा है, उससे नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। इसको क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं सागर तल। ये ध्यान में रखना है, ये शब्दावली बड़ी महत्वपूर्ण है, यही सवाल सही और गलत करवाती है। तो सागर तल क्या होता है? उच्चतम ज्वार और निम्नतम भाटा का औसत बिंदु सागर तल कहलाता है, ये ध्यान में रखना है। और सागर तली क्या होती है? जो ये इसका निम्नतम भाग है, जहां पर जल रुका हुआ है, वो सागर तली कहलाता है। ये सागर तली है, सागर तली। तो सागर तल और सागर तली दोनों में अंतर है। यहां तक जल गति करता है, सागर तली से लेकर के और सागर तल तक गति करता है। किसके कारण? ज्वार भाटा के कारण। इसलिए महासागरीय और सागरीय गतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो किसको माना जाता है? ज्वार भाटा को माना जाता है। क्लियर है? अब ज्वार भाटा के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके कारण क्या है। तो कारण की बात करें तो ये कारण आकर्षण शक्ति है। आकर्षण शक्ति, और आकर्षण शक्ति किसी अन्य पिंड के द्वारा है। अन्य पिंड के द्वारा आकर्षण शक्ति हो तो उस आकर्षण शक्ति को क्या कह देते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह देते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस किस के कारण उत्पन्न होती है? तो एक है चंद्रमा, चंद्रमा के कारण ये उत्पन्न होती है, और दूसरा है सूर्य। सूर्य, एक तो चंद्रमा के कारण ये उत्पन्न होती है, दूसरा सूर्य के कारण ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, और दोनों के सम्मिलित प्रभाव से क्या आता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब इसमें भी देखें तो इसको जानने के लिए पहले हमें इस चित्र का वर्णन करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमण पथ बनाया है। ये परिक्रमण पथ बनाया है जिसमें ये एंटी क्लॉकवाइज क्या घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। और पृथ्वी के चारों ओर क्या घूम रहा है? परिक्रमण कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। चंद्रमा की भी परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गतियां हैं, पृथ्वी की भी परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों हैं। अब इसमें से किसका प्रभाव ज्वार भाटा पर पड़ता है मैं वो अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है कि यदि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी देखें, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी देखें तो ये 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। मैं औसत बता रहा हूं, उच्चतम और निम्नतम का मध्य बिंदु बता रहा हूं। ये साल में एक बार उच्चतम भी होती है, एक बार निम्नतम भी होती है। उच्चतम को क्या कह देते हैं? अपसौर कह देते हैं, और न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच में होगी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, उसको क्या कह देंगे? उपसौर कह देंगे। उसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। अभी आप ये देखें कि इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी है वो कौन सी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और
पृथ्वी के बीच की दूरी तो इतनी है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो औसत है वो कितनी है? 365 किलोमीटर। कितनी? 3,84,365 किलोमीटर है। अब इसमें से ज्यादा दूरी किस में है? सूर्य की दूरी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है और चंद्रमा की दूरी अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा निकट है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव रहेगा किस पर? ज्वार भाटा पर, वो सूर्य की अपेक्षा ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है? तो इनके अनुपात बनाएं तो यदि ये 11 अनुपात है तो सूर्य का प्रभाव 5 ही रहेगा। सूर्य का प्रभाव 5 ही रहेगा। और ये सीधा पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा सूर्य से कितना ज्यादा प्रभावकारी होता है, किसमें? ज्वार भाटा के उत्पन्न होने में। तो आपने उत्तर देना है 2.19 गुना ज्यादा प्रभावकारी होता है। 2.19 गुना ज्यादा प्रभावकारी होता है। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि दरअसल ज्वार भाटा है क्या? ज्वार भाटा है क्या? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे ही सागर का जल, देखें ये मैंने एक सागर बनाया है, सागर का जल जैसे ही चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल से ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा मतलब महाद्वीपीय भाग की तरफ जब स्लाइड होगा, जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको ज्वार कहेंगे। और जब ये आकर्षण बल खत्म होने के कारण, किसका आकर्षण बल? सूर्य और चंद्रमा का, तो ये वापिस किस ओर जाएगा? सागरवर्ती भाग की तरफ जाएगा। तो ये सागरवर्ती भाग की तरफ उतरता हुआ जल क्या कहलाता है? ये भाटा कहलाता है। सीधा सा बात है कि जल का उत्थान ज्वार कहलाता है और जल का गिरना क्या कहलाएगा? भाटा कहलाएगा। और किसके प्रभाव से उत्थान होगा? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। जब इनका प्रभाव कम हो जाएगा तो ये जल वापिस सागरवर्ती भाग की ओर लौटेगा, उसको क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। क्लियर है? और ज्वार और भाटा का जो औसत बिंदु होता है उसको क्या कह देते हैं? उसको सागर तल कह देते हैं। क्लियर है? तो ज्वार और भाटा क्या होता है मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गति है उसका ज्वार भाटा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गति है उसका ज्वार भाटा पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वी और चंद्रमा की वो कौन सी गतियां हैं जो ज्वार भाटा को प्रभावित करती हैं। देखें, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां, परिक्रमण और परिभ्रमण। ऐसे ही चंद्रमा की 2 प्रकार की गतियां, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण होता क्या है, इस चीज को समझने के लिए आप अपने दैनिक जीवन की क्रियाविधि को समझें। जैसे आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी धार्मिक स्थान पर जाएं तो वहां पर या तो कोई प्रतिमा मिलेगी या कोई धार्मिक पुस्तक मिलेगी जिसके चारों ओर आप क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा से परिक्रमण मतलब किसी के चारों ओर घूमना कौन सी गति है? परिक्रमण गति है। मतलब कि पृथ्वी यदि सूर्य के चारों ओर घूमे तो वो कौन सी गति है? परिक्रमण गति है। और यदि अपने ही चारों ओर घूमे, जैसे चक्री को चला करके यूं घुमा दें तो वो कौन सी गति करेगी? वो परिभ्रमण गति करेगी। और इसी परिभ्रमण गति को क्या कह देते हैं? घूर्णन गति। ऐसे चंद्रमा में है कि चंद्रमा यदि पृथ्वी के चारों ओर घूमे तो वो कौन सी गति होगी? वो उसकी परिक्रमण गति होगी। और यदि चंद्रमा अपने ही चारों ओर घूमे तो वो कौन सी गति होगी? वो परिभ्रमण गति होगी। अब ध्यान रखना कि पृथ्वी की कौन सी गति है जो ज्वार भाटा को प्रभावित करेगी, तो वो है घूर्णन गति। घूर्णन गति ज्वार भाटा को प्रभावित करेगी, परिक्रमण गति ज्वार भाटा को प्रभावित नहीं
नहीं करेगी, ये ध्यान में रखना। चंद्रमा की कौन सी गति है जो इसको प्रभावित करती है? तो चंद्रमा की परिक्रमण गति इसको प्रभावित करेगी, परिभ्रमण या घूर्णन गति इसको प्रभावित नहीं करेगी, ये ध्यान में रखना। अब जो प्रभावित करती है उसका हम समय देख लेते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, और एक घूर्णन में कितना समय लगता है इसको? 24 घंटे, मतलब एक दिन। एक दिन में ये एक घूर्णन पूरा कर लेती है। कौन? पृथ्वी। ये ध्यान में रखना कि एक दिन में 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। क्लियर है? अब चंद्रमा का काल देख लेते हैं, परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल चंद्रमा का कितना होता है? 27.5 दिन का। 27.5 दिन का चंद्रमा का क्या होता है? एक परिक्रमण काल होता है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा कितना समय लेता है? 27.5 दिन। अब इनका प्रभाव क्या पड़ेगा ये देखिए। 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो चंद्रमा के सामने 24 घंटे के अंतराल के बाद पृथ्वी है वो चंद्रमा के वापस वही देशांतर सामने आता है। कैसे? इसको समझते हैं। इसमें ध्यान रखना कि जैसे आपकी आंख जो है उसको चंद्रमा मानना, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर उसका आकर्षण बल तभी होगा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, उसको यूं मानते हुए आप कल्पना करना। अब आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका सर्वाधिक आकर्षण बल, आप क्या है? चंद्रमा मानना है खुद को। तो यहाँ पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जहां पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा है इस पर यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा, और उस ज्वार का नाम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस ज्वार का नाम होगा प्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार। अब इसके जस्ट विपरीत दिशा में यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कि यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण बल नहीं है। यहाँ पर भी ज्वार आएगा, यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो ज्वार कौन सा कहलाएगा? वो अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाएगा। और ये जो अप्रत्यक्ष ज्वार आता है, ये अप्रत्यक्ष ज्वार किसके कारण आता है? ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। तो ये जो अप्रत्यक्ष ज्वार आया है ये किस बल के कारण आया है? अपकेंद्रीय बल के कारण। अब दो ज्वार बता दिए मैंने। पहला ज्वार कौन सा? जो चंद्रमा के आकर्षण बल से आया है। दूसरा ज्वार कौन सा? जो अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न हुआ है। और ये जब वापिस ये घूम करके एक चक्कर पूरा करती है तो इसमें दो ज्वार आते हैं, एक तो आकर्षण शक्ति वाला और एक अपकेंद्रीय बल वाला। तो 24 घंटे में कितने ज्वार आते हैं? दो ज्वार आते हैं, जिसके कारण क्या है? पहले का कारण अपकेंद्रीय बल, वो कौन सा है? वो अप्रत्यक्ष ज्वार है। और दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, जो पहला ज्वार था वो प्रत्यक्ष ज्वार, वो किसके कारण आया है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आया। गुरुत्वाकर्षण बल किसका? वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी पर कितने ज्वार आ गए? दो ज्वार और दो भट्टा आ गए। दो ज्वार और दो भट्टा आ गए। तो 24 घंटे में पृथ्वी में एक दिन में या 24 घंटे में कितने ज्वार आते हैं? दो ज्वार और दो भट्टा आते हैं। दो ज्वार और दो भट्टा आएंगे 24 घंटे में, एक दिन में। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। और जो अपकेंद्रीय बल से ज्वार आया है वो कौन सा? अप्रत्यक्ष ज्वार। अप्रत्यक्ष ज्वार। और जो गुरुत्वाकर्षण बल से
ज्वार आया है वो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष ज्वार होगा। और एक दिन में एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष ज्वार, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष ज्वार दोनों मिल करके कितने हो गए? दो ज्वार आते हैं एक दिन में पृथ्वी पर। क्लियर है? अब इसके बाद में देखें कि एक्चुअली यदि इसकी गणना करें, वास्तविक गणना करें, तो एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद में, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद में जो अगला प्रत्यक्ष ज्वार आता है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला ज्वार है, वो यदि एक के बाद में दूसरा गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला ज्वार आएगा तो वो 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आएगा। 52 मिनट के बाद। एक तो ये बात, कौन सा ज्वार? जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष ज्वार। यदि प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष ज्वार की बात करें कि प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष ज्वार आया है, मतलब कि दो क्रमागत ज्वार, एक स्थान पर दो क्रमागत ज्वार की बात की है, तो वो कितने समय के अंतराल पर आते हैं? वो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आते हैं। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये 26 मिनट और यहाँ पर 52 मिनट ये क्यों आ गए हैं? तो ये मैं बता दूं आपको कि जैसे इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे पृथ्वी ये घूर्णन कर रही है, मान लो कि पृथ्वी का ये जो देशांतर है, ये जो देशांतर है, इस ए भाग को हमने क्या कर लिया? ये चंद्रमा मान लिया। चंद्रमा के सामने है तो यहाँ पर ज्वार आएगा, उच्च ज्वार आएगा। अब पृथ्वी का ये जो घूर्णन है वापिस यहाँ पर कंप्लीट होकर के ये देशांतर यूं घूम करके वापिस इसके सीध में आएगा, तो ये जो चंद्रमा है ये अपने परिक्रमण पथ पर यहाँ की बजाय यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये जो दूरी है ये समय के अनुसार कितनी दूरी तय कर ली इसने, वो दूरी की कैलकुलेशन करते हैं। वो दूरी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 24 घंटे में पृथ्वी के, मतलब इसको मिनट बना दिया 60 मिनट। और जो चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा का दिन है वो कितना है? 27.5 दिन का। तो इसको 27.5 से गुणा कर दो, या इसको राउंड फिगर में 55/2 की पॉइंट्स में हम नहीं लेकर के जाना चाहते, तो 55/2 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये 52 मिनट आ जाएगा। 52 मिनट। तो ये यहां से दूरी कितनी हो गई है इसकी? 52 मिनट की तय हो गई है। कब? जब ये सेम देशांतर यहां से वापिस मुड़ करके यहां पहुंचा, तो कितना समय लग गया? 24 घंटे तो है ही, इसके साथ 52 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। 52 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। अब यहां से सवाल क्या बनता है कि एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद में दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार कितने समय के अंतराल में आएगा? तो 24 घंटे 52 मिनट के बाद में आएगा। यदि प्रत्यक्ष ज्वार के बाद में अप्रत्यक्ष ज्वार की बात करती तो वो कितने समय के बाद में आएगा? तो वो कितने समय हो गया? इसका आधा, कितना? 12 घंटे 26 मिनट के बाद में आएगा। क्लियर है? तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखते हैं कि ज्वार के प्रकार कितने होते हैं। ज्वार के प्रकार, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, ज्वार के प्रकार की बात करें तो मैंने यहाँ पर 6 ज्वार के प्रकार लिखे हैं। इनको घुमा करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पहला, पूर्ण या दीर्घ ज्वार। पूर्ण या दीर्घ ज्वार कब होगा? देखें, ये सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमण करते हैं तो वो कौन सी गति? पृथ्वी की परिक्रमण गति, ये अर्थ मान लिया, ये सन मान लिया। और अर्थ के चारों ओर जो परिक्रमण कर रही है कौन? मून की गति हो रही है। क्लियर है? अब मून की हम 2 स्थिति मानते हैं। ऐसा नहीं है चंद्रमा 2 है,
मैं स्थितियां दो मान रहा हूं यहां पर, जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होता है, तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है सूर्य का, ये हो सकता है कि ये प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक दे। कौन? चंद्रमा। अभी हुआ था ये कुछ दिन पहले ही ये घटना हुई थी, ये खगोलीय घटना कहलाती है, ये खगोलीय घटना हुई थी। जब भी ऐसी घटना होगी तब क्या होगा, जिस चीज को पृथ्वी पर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रही, यहाँ पर चंद्रमा तो नहीं दिखेगा, कारण कि चंद्रमा का जो भी भाग पृथ्वी के सामने है वहां पर सूर्य का प्रकाश तो आ ही नहीं रहा। सूर्य का प्रकाश यदि नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस भाग पर रात है चंद्रमा पर, और वो भाग पृथ्वी के सीध में है, तो यहाँ पर चंद्रमा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य दिखाई देना चाहिए। जब पृथ्वी और चंद्रमा, ये सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है, तो इससे सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। एक स्थिति जब तीनों एक सीध में हो, तो पूर्णतया एक सीध में नहीं है, पूर्णतया एक सीध में नहीं है, तब क्या होगा, तब केवल हमें कौन सी स्थिति मिलेगी, अमावस्या की स्थिति मिलेगी, अमावस्या की स्थिति मिलेगी, अमावस्या की स्थिति। अब ये ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा ही कब होता है, अमावस्या के दिन होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा, तीनों एकदम सीध में होंगे तो सूर्य ग्रहण होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? और ये स्थिति जब तीनों एक सीध में होते हैं, कौन? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ये स्थिति कब बन सकती है, जब यहाँ पर चंद्रमा ना हो, चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी तरफ चला गया हो। यहाँ क्या हो सकता है कि इस भाग पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है चंद्रमा पर, तो यहाँ पर क्या है, दिन है, लेकिन बीच में यदि पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो ये वाला जो सूर्य का प्रकाश है ये चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा, तो इतना भाग, जितने भाग पर ये प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां पर पृथ्वी की छाया पहुंचेगी, पृथ्वी की छाया पहुंचेगी। तो इस स्थिति को क्या कह देते हैं, चंद्र ग्रहण कह देते हैं, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा ही कब होता है, पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। अब इस चीज को समझना कि जब तीनों एक सीध में हो, एक सीध में हो, चाहे वो ग्रहण की स्थिति हो या ना हो, केवल अमावस्या और पूर्णिमा की भी स्थिति होगी, तब क्या होगा, पूर्ण या दीर्घ ज्वार आएगा। और जब तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कह देते हैं, सिजगी कह देते हैं, सिजगी। सिजगी में दो प्रकार की स्थिति होती है, एक तो अमावस्या की और एक पूर्णिमा की। अमावस्या की स्थिति को क्या कह देते हैं, युति कह देते हैं, और पूर्णिमा की स्थिति को क्या कह देते हैं, वियुति कह देते हैं। क्लियर है? तो जब भी सिजगी बनेगी, युति की स्थिति होगी, सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी, अमावस्या की स्थिति होगी, पूर्णिमा हो, चंद्र ग्रहण हो, व्युति हो, इन सभी स्थितियों में कोई भी नाम आ जाए, आपने कौन सा ज्वार करना है, पूर्ण या दीर्घ ज्वार होगा। क्लियर है? दूसरा लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होता है, इसको समझ लें। जब भी ये स्थिति कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी का परिक्रमण काल है, ये परिक्रमण पाथ है, यहाँ पर पृथ्वी है, अर्थ, और अर्थ के चारों ओर मून है। जब भी मून की स्थिति यहाँ पर होगी, यहाँ पर मून की स्थिति यहाँ या यहाँ हो, तो इस स्थिति को क्या कह देते हैं, समकोणीय स्थिति कह देते हैं। चाहे ये स्थिति बने, चाहे ये स्थिति बने, तो समकोणीय स्थिति कह देते हैं। समकोणीय स्थिति में हमेशा ही कौन सा ज्वार आता है, लघु ज्वार आएगा।
लघु ज्वार आएगा। समकोणीय स्थिति में हमेशा ही लघु ज्वार आता है, और लघु ज्वार हमेशा उच्च ज्वार से, सामान्य ज्वार से, लघु ज्वार देखिए सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ज्वार, और सामान्य ज्वार से 20% नीचा तो कौन सा हो जाएगा, लघु ज्वार हो जाएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि सामान्य ज्वार से जो दीर्घ ज्वार होता है वो 20% ऊंचा होता है, और सामान्य ज्वार से जो लघु ज्वार है वो कितना होगा, 20% नीचा होगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं दैनिक ज्वार क्या होता है। देखिए मैंने आपको पृथ्वी के जब घूर्णन बताया था तो घूर्णन में ये कहा था कि प्रत्यक्ष ज्वार के बाद में एक पृथ्वी घूर्णन पूरा करके जब वापस सीध में आती है तो जो चंद्रमा का आकर्षण होता है, केवल चंद्रमा के आकर्षण से जो ज्वार उत्पन्न होगा वो एक दिन में एक ही होता है। और दूसरा ज्वार कौन सा होता है, उस ज्वार के बाद में उसी स्थान पर यदि ज्वार उत्पन्न होगा तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण होगा। तो मतलब केवल चंद्रमा के आकर्षण से जो ज्वार उत्पन्न हुआ उसको क्या कह दिया, उसको दैनिक ज्वार कह दिया, क्योंकि एक दिन में एक ही होता है। अर्ध दैनिक ज्वार ये कौन सा हो गया कि जो चंद्रमा के आकर्षण बल से जो ज्वार उत्पन्न हुआ था वो पृथ्वी के आधा घूर्णन पूरा होने के कारण जब चंद्रमा का यहाँ से आकर्षण बल यहाँ पर है, आकर्षण बल पहले ये सीध में था, ये स्थान यहाँ पर चला गया, तो चंद्रमा का आकर्षण जो था वो इस स्थान पर तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी ज्वार आ रहा है, तो ये जो ज्वार आ रहा है ये कौन सा ज्वार कहलाएगा, ये अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाएगा। और अप्रत्यक्ष ज्वार कौन सा होगा, अर्धदैनिक ज्वार होगा। क्लियर है। इसके बाद में भू, उपभू और भूमि नीच ज्वार बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जब भी उप और अप दो शब्द आ जाए तो ये ध्यान रखना, अप का मतलब दूर और उप का मतलब नजदीक, उप भू मतलब नजदीक है, कौन, भूमि, किसके, चंद्रमा के। यहां से ये ध्यान में रखना, उप नजदीक है, भूमि किसके, चंद्रमा के। तो इस ज्वार को क्या कहेंगे, भूमि नीच ज्वार कहेंगे। भूमि नीच मतलब भूमि एकदम से नीची होती है, चंद्रमा की तरफ होती है। अब आप बताएं कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा है, दूसरा कि चंद्रमा के पृथ्वी भी नजदीक है, पृथ्वी भी नजदीक आ गई, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति भी ज्यादा है, तो इससे कौन सा ज्वार उत्पन्न होना चाहिए, सर्वाधिक ऊंचा ज्वार इसी से उत्पन्न होता है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वार इसके कारण उत्पन्न होता है, कौन सा, उपभू या भूमिनीच ज्वार के कारण। क्लियर है। अब एक साल में एक बार चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, उसको क्या कहेंगे, अप मतलब दूर, कौन, भूमि, किससे, चंद्रमा से। तो भूमि चंद्रमा से दूर है, उसको क्या कहेंगे, ये भू उच्च ज्वार। भू उच्च ज्वार मतलब भूमि की उच्चतम दूरी है, अधिकतम दूरी है, तो उसको क्या कहेंगे, भू उच्च ज्वार कह देंगे। और इससे जो ज्वार उत्पन्न होगा वो चाहे प्रत्यक्ष ज्वार हो, लेकिन सामान्य से 15 से 20% ये नीचा होगा, कब, अपभू की स्थिति में। क्लियर है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ज्वार भाटा से जो सामान्य सवाल पूछे जाते हैं वो कौन कौन से। पहला सवाल है कि सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो याद रखना, एक ट्रिक, जो ज्यादा फंड करता है ना वो ज्यादा उछलता है, फंडी की खाड़ी। इस ट्रिक के माध्यम से याद करना कि ज्यादा फंड करता है वो ज्यादा उछलता मतलब ज्वार। ठीक है। तो सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में है।
फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? जैसे ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, ये हडसन की खाड़ी, यहाँ से न्यू साउथहैम्पटन ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कनाडा का, यहाँ पर है फंडी की खाड़ी। क्लियर है? तो ये फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अब वो एकमात्र जगह जहां पर एक दिन में 4 ज्वार भाटा आता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? उसका नाम है न्यू साउथहैम्पटन। न्यू साउथहैम्पटन। न्यू साउथहैम्पटन कहां पर है? इंग्लैंड के पास में। इंग्लैंड के पास में है न्यू साउथहैम्पटन। क्लियर है? अब इसके बाद में ये बड़े रोचक सवाल है। पहला सवाल मैं आपको हल करवा रहा हूं, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, आप जवाब देंगे इसका। पहला, यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति 2 गुनी कर दी जाए तथा पृथ्वी की परिक्रमण गति आधी कर दी जाए तो आगामी ज्वार कब आएगा? आगामी ज्वार कब आएगा? मैं दोबारा बोल रहा हूं इस सवाल को कि यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति 2 गुनी कर दी जाए और पृथ्वी की परिक्रमण गति आधी कर दी जाए तो आगामी ज्वार कब आएगा? अब यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप ये देखना कि क्या चंद्रमा की परिक्रमण गति का ज्वार भाटा पर प्रभाव पड़ता है क्या? परिक्रमण गति का बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मतलब ये तो हमें हल करना है। दूसरा, पृथ्वी की परिक्रमण गति, क्या इसका प्रभाव पड़ता है क्या? परिक्रमण गति का नहीं पड़ता, तो इसको तो सोचना ही नहीं है, इसको सोचना ही नहीं है। सोचना किस पर है? केवल इस पर कि परिक्रमण गति 2 गुनी कर दी जाए तो अगला ज्वार कब आएगा? अगले ज्वार का मतलब है कि पहला प्रत्यक्ष ज्वार और उसके जस्ट बाद जो ज्वार आ रहा है, मतलब प्रत्यक्ष के बाद में अप्रत्यक्ष ज्वार की बात कर रहा है। तो परिक्रमण गति 2 गुनी कर दी जाए। अब उस चीज को ध्यान में रखना कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी ने एक घूर्णन पूरा किया, ये चंद्रमा है, चंद्रमा यहां से इस स्थिति से सामान्य परिक्रमण काल में यहां तक पहुंचता है तो कितना समय लग जाता है इसको? 52 मिनट। और एक आगामी ज्वार की बात करें तो कितना समय लगता है? 26 मिनट। क्योंकि प्रत्यक्ष के बाद में जो अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा उसकी बात कर रहा है आगामी ज्वार। आगामी ज्वार मतलब कर्मागत ज्वार। तो 26 मिनट का इसको सामान्यतः समय लगना चाहिए। अब परिक्रमण गति क्या कर दी? 2 गुनी कर दी है। परिक्रमण गति 2 गुनी करने से ये यहां से आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहां की बजाय ये यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि परिक्रमण गति ज्यादा है। और जो पृथ्वी है वो जो घूर्णन कर रही है वो अपनी सामान्य गति से कर रही है, तो ये जो समय है ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ की बजाय यहाँ चला गया है। तो ये समय कितना लगेगा? 52 मिनट ज्यादा लगेगा। क्लियर है? 26 की बजाय 52 मिनट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की परिक्रमण गति क्या करती है? 2 गुनी करती है। क्लियर है? और इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो आप हल करेंगे और आप जवाब देंगे। आपके जवाब देने के बाद में मैं इसका हल आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। सवाल क्या है कि यदि चंद्रमा की घूर्णन गति आधी कर दे, चंद्रमा की घूर्णन गति आधी कर दे तथा पृथ्वी की घूर्णन गति भी आधी कर दे, चंद्रमा और पृथ्वी की दोनों की घूर्णन गति आधी कर दी है, तो आगामी जो ज्वार आएगा वो कब आएगा? कितने समय के अंतराल से आएगा? हमने अब घंटे नहीं करने हैं, जो मिनट में अंतर आएगा वो मिनट बताने हैं आपने। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ज्वार भाटा को डिटेल से पढ़ा है और इस पर आने वाले सवाल के बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।